देखिए, लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो। राजस्थान का आदमी अगर कन्नड़ मतलब मूवी देखता है तो कन्नड़ बोलने लग जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 7 डेज में इंग्लिश सीखो, कि पढ़ाने वाला 7 डेज में पढ़ा जाए और पढ़ने वाला 7 डेज में उसको सीख जाए। इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल। एक लोग कहते हैं कि इंग्लिश मूवी देखें, कि हिंदी के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट शुरू में आता है और इंग्लिश के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट शुरू में आता है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश वक्त की मांग है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर यूट्यूब पे हम देखते हैं कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। अब एक समस्या है स्टूडेंट्स के लिए कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, लिखना कैसे सीखें, समझना कैसे सीखें, बोलना कैसे सीखें। तो उन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि सर आपकी राय में व्हाट इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश सो दैट वी कैन स्पीक, वी कैन ड्राफ्ट, वी कैन थिंक, वी कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है और ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो क्या यह संभव है, इन बातों पे आप गौर करें। क्योंकि आपने मेरे से पूछा है कि जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई क्या व्यक्ति क्या कह रहा है, और आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं। तो आई एम प्लेसिंग माई ओपिनियन बिफोर यू। देखिए, लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो। जब आपको किसी भी हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड आता ही नहीं है तो वो दिमाग में कैसे आएगा। माना वर्ड है पछताना। अब हिंदी में पछताना है तो आप इसको मतलब इंग्लिश में सोचोगे तो पछताने का वर्ड मतलब डिप्लोर या रिपेंट या रीग्रेट ऊपर से आगे तो टपकेगा नहीं, जब तक आपने पछताने का इंग्लिश वर्ड नहीं पढ़ा हो या नहीं सुना हो। राइट? तो इंग्लिश में सोचना, आई विल राइट, इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहूँगा कि आप इंग्लिश में कैसे, नेवर, संभव ही नहीं है। हमने कह दिया आपको कि इंग्लिश में सोचना शुरू करो, आप सोचना शुरू कर देंगे। क्या सोचेंगे? मतलब ये एक वॉइड क्वेश्चन है। आपका माइंड शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या। कुछ लोग कह रहे हैं 7 डेज में इंग्लिश सीखो। अगेन आई विल राइट, इट इज़ नेवर पॉसिबल। संभव ही नहीं है। प्रकृति ने ऐसा कुछ हमारे दिमाग को बनाया नहीं है कि पढ़ाने वाला 7 डेज में पढ़ा जाए और पढ़ने वाला 7 डेज में उसको सीख जाए। इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल। ऑन व्हाट बेस पीपल गोन क्लेमिंग, आई डोंट नो। पर यह कभी संभव नहीं है कि आप 7 दिन में इंग्लिश सीख जाएं। सब कुछ छोड़ दो, 7 डेज में कितने इंग्लिश वर्ड्स याद कर लोगे, कितने वर्ड्स याद कर लोगे जब आप मतलब इंग्लिश बोल लेंगे। और जब तक आपका सेंटेंस पैटर्न स्ट्रांग नहीं है, सेंटेंस बनाओगे कैसे, उस वोकैबुलरी को यूज कैसे करोगे। आई डोंट नो व्हाट बेस पीपल गोन क्लेमिंग, कभी संभव नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश का अखबार पढ़ें। फ्रेंड्स, अगेन इट इज नेवर पॉसिबल कि इंग्लिश का अखबार पढ़ने से आपको इंग्लिश आ जाएगी, संभव ही नहीं है। इंग्लिश का अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी मैटर है वो तभी समझ में आएगा जब आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग है और उस इंग्लिश अखबार के अंदर जो वोकैबुलरी है उसका आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट इन इंग्लिश और वेदर इन हिंदी। सोचें, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपके पास सेंस है, आप सेंस लगाइए। क्या आप इंग्लिश में कुछ सोच सकते हो? क्या आप 7 डेज में इंग्लिश सीख सकते हो? क्या आप अखबार पढ़ सकते हो? अखबार पढ़ने के लिए इतना तो आप सोचिए कि आपको बेस बनाना पड़ेगा, आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओनली देन यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड मे अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, द सेंस ऑफ द रिटन मैटर इन द न्यूज़पेपर, व्हाटएवर। एक लोग कहते हैं कि इंग्लिश मूवी देखें। अब इंग्लिश मूवी देखें, वो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जो भी आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं उसमें जो इंग्लिश बोली जा रही है, अगेन क्वेश्चन अराइजेज कि जब आपको पता ही नहीं है कि इस सेंटेंस में कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हिंदी क्या होगी या डायरेक्ट इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, तो मूवी देखने से इंग्लिश आ जाएगी? कभी संभव नहीं है। आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, राजस्थान का आदमी अगर कन्नड़ मतलब मूवी देखता है तो कन्नड़ बोलने लग जाएगा, या तमिल मतलब जो है क्या कहते हैं लैंग्वेज मतलब तमिल मूवीज देखता है तो वो आप क्या समझते हो, वो तमिल बोलने लग जाएगा। उसका मीनिंग तो आना चाहिए ना कि बोल क्या रहा है। तो जब आपने मेरी राय पूछी तो मैंने आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि
इंग्लिश में सीधा सोचना, इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल. टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 days और इन फोर्टनाइट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. एंड गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, गो थ्रू मतलब पढ़ना, कि इंग्लिश का अखबार पढ़कर इंग्लिश सीखना, तो अखबार पढ़ने के लिए भी तो पहले आपको अपना बेस बनाना है. ये सारी बातें हो सकती हैं. इंग्लिश मूवी इन सब के लिए, इंग्लिश में सोचने के लिए 7 days वाला तो खैर हमेशा गलत ही कहूँगा. इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल. आई विल मेक इट क्रॉस. मैं इसके क्रॉस करूँगा मतलब ये कि संभव ही नहीं है. और ये चीज़ मतलब जब बोलने वाला भी अच्छी तरह जानता है कि इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 days और फोर्टनाइट. क्लियर फ्रेंड्स. अब बात आती है कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है. सो फ्रेंड्स, देयर आर 2 ways ऑफ लर्निंग इंग्लिश. वन इज डायरेक्ट मेथड, अदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है लिविंग विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो जो वो बोलेंगे, राइट, उसको सुनोगे और उसको रिपीट करोगे आप. लेकिन उसमें एक नुकसान है, जितने शब्द सामने वाला बोलेगा उतने ही शब्द आप बोल पाएंगे. दूसरा, एक्सेंट की बात आती है तो जैसा एक्सेंट सामने वाला कर रहा है आप भी वैसे एक्सेंट करेंगे. हो सकता है कि उसका एक्सेंट गलत हो. हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं स्पेशली गांव से, तो वो गर्ल, लड़की जो शब्द है उसको बोलते हैं गर्ल. सर होम वर्क लिखवा दो, वर्क को बोलते हैं वर्क. अगेंस्ट वर्ड जो है उसको बोलते हैं अगेंस्ट. कई बच्चे शुड को बोलते हैं शुल्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है. तो डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश सीखी जा सकती है, लेकिन ये लिमिटाइज्ड है. जितने शब्द आप सुनोगे उतने ही रिपीट करेंगे. आप अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जहाँ बोलने की बात आती है, अब जहाँ लिखने की बात आती है तो घूम फिर के वही बात आ जाती है कि पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, फिर वर्ड्स को कंपोज करके फ्रेज बनता है या सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनाना आना चाहिए. जब सेंटेंस बनाना आएगा तब आप सेंटेंस के बाद सेंटेंस बोलते चले जाएंगे. स्पीकिंग विल बी पॉसिबल. तो इन सारी चीज़ों का जो जड़ है वो है बेस. तो डायरेक्ट मेथड है, इससे केवल आप बोलना सीख सकते हो, लिखना नहीं. डायरेक्ट मेथड में बोलना तो सीख जाओगे, लिखना नहीं. लिखने के लिए तो यू हैव टू गो अप टू द मार्क. जो जर्नी ऑफ इंग्लिश है, पहले लेटर्स का नॉलेज, फिर लेटर्स को कंपोज करके वर्ड्स, फिर वर्ड्स को कंपोज करेंगे तो यू विल गेट ईदर फ्रेज और ए सेंटेंस. एंड व्हेन अ पर्सन गोज ऑन स्पीकिंग सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, दैट बिकम्स लैंग्वेज. इस चीज़ को माइंड में सेट कर लो. विदाउट इट, इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग. लिखना संभव नहीं है जब तक हम इस बेस को नहीं बनाएंगे. तो डायरेक्ट मेथड ये है. अब फ्रेंड्स बचता है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप ट्रांसलेशन पे पकड़ करें. अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, यहाँ कोई अंग्रेज बच्चा है, तो उसका सेंटेंस पैटर्न, क्योंकि वो हिंदी में तो करेगा नहीं, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि जो इंग्लिश का सेंटेंस वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, राइट, क्या शब्द यूज किए जा रहे हैं, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, दरवाजा बंद है, डोर इज क्लोज बोलूं या डोर इज क्लोज्ड. देयर इज ए बिग क्वेश्चन मार्क. खिड़की खुली है, विंडो इज ओपन और विंडो इज ओपन्ड. गेट पे ताला लगा हुआ है, डोर इज लॉक या डोर इज लॉक्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैं कहता हूं लॉक्ड, एक जना कहता है लॉक, तो लॉक और लॉक्ड ये दो शब्द यूज किए जा रहे हैं, कौन सा सही है और क्यों, ये नॉलेज में होना चाहिए. आपको लगता है कि अगर कभी आपने पढ़ा नहीं हो और किसी ने बताया नहीं हो तो आपके लिए तो लॉक भी सही है, लॉक्ड भी सही है. लेकिन विंडो इज ओपन, रॉन्ग. विंडो इज ओपन, ईडी लगेगा, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा. दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, डोर इज लॉक्ड, ना कि डोर इज लॉक. अब ईडी क्यों लगा, क्योंकि ईडी लगने से ये एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अब आपको समझ में आया कि क्या यह संभव है कि आप डायरेक्ट मतलब इंग्लिश में, मैंने कहा बताओ इस सेंटेंस की इंग्लिश, है ना, कि सूर्य उग गया होगा, कैसे आप इसकी इंग्लिश बोल लोगे. सोचो. लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो, सोच लो.
जब तक आपने ये पैटर्न नहीं पढ़ा है कि इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी, फ्रेंड्स, इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अगर आपको मतलब इन कॉन्सेप्ट की क्लियर नहीं है और ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ नहीं है। अब जब हम डायरेक्ट मेथड हमने बता दिया, सेकंड चीज जो हमारे लिए रहती है पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्योंकि उनकी बुक्स इंग्लिश में होती है, थोड़ा एटमॉस्फेयर उनका स्कूल में होता है, तो वो सुनकर बोलते हैं, लेकिन उनको भी ये पता नहीं है कि ये जो सेंटेंस है इसका एक्चुअल पैटर्न क्या है। बोल लेते हैं क्योंकि वो सुनते हैं, राइट, लेकिन उनके साथ भी कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स देखो, इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, माँ सुबह रसोई में खाना बना चुकी है। हमने कहा कि इसको आप इंग्लिश में बोलें। क्या बिना टेंस की नॉलेज के आप इसकी इंग्लिश बना पाएंगे? कभी नहीं। जब कभी मैं इस तरह का सेंटेंस पूछता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, है देखते ही एजएमआर, और फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि इसमें एजएमआर लगेगा भी या नहीं। वो तो है को देख के एजएमआर लगा देते हैं, फिर उसमें आईएनजी भी लगा देते हैं, जबकि उसमें आईएनजी की कहीं जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो सेंटेंस, मान लो ये सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस का ही नहीं, इसमें लगेगा नहीं। कैसे संभव है ये? तो जब आपने मेरे से पूछा कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है, तो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने, ये सेंटेंस आपके सामने। अब इसकी इंग्लिश बनानी है तो जो भी पैटर्न होता है, यानी बनाने का तरीका होता है, वो आना चाहिए, और इसमें जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं हिंदी के, उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। हालांकि मैंने जो सेंटेंस लिखा है बहुत सिंपल है, राइट, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसलिए। अभी यहाँ पे हम टफ वोकैबुलरी ले लेते तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता। तो देखिए, माँ सुबह रसोई में खाना बना चुकी है। अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप मदर को, ठीक है, मदर, माँ को मदर कहेंगे, एम फॉर मदर। अब हमारा जो पैटर्न होता है जनरल, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। अब वर्ब के बाद फिर सेंटेंस को कैसे सेट करें, ये एक मतलब प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर उसकी आप इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों सेंटेंस में एक बात सिमिलर होती है, वो ये है कि हिंदी के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट शुरू में आता है और इंग्लिश के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट शुरू में आता है। लिख दिया हमने। अब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आप लिखा है चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और टेंस के नाम को भी छोड़ो, चुकी है आ रहा है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हैव या हैज़ लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ये आपके नॉलेज में नहीं है, क्या आप इसकी इंग्लिश बना पाएंगे? यहां से आवाज आएगी नेवर, माइंड में बात ही नहीं आएगी, शुरू ही नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं है। अगेन क्वेश्चन इज अराइजिंग कि आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन पे पकड़ करनी पड़ेगी। लेकिन अब हमने मान लो ट्रांसलेशन करा दी और हमने कहा कि जब चुका है, चुकी, चुकी की आवाज आती है तो हैव और हैज, राइट, और थर्ड फॉर्म लगती है। हैव प्लूरल आई और यू के साथ, हैज सिंगुलर के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया या आपने कहीं पढ़ा, नाउ इट इज इजी टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लेकिन मदर आ गया, अब मदर सिंगुलर है, हमने हैज लगा दिया, राइट, मदर इज सिंगुलर, हमने हैज लगा दिया। फिर कहता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब खाना बनाना यानी कुक। जैसा भी मैंने कहा कि अगर टीचर ने आपको पढ़ा दिया या आपने कहीं पढ़ा बुक में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो आप कुक्ड लगाओगे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए आप कुक्ड लगा पा रहे हो, नहीं तो बच्चे तो इसमें कुकिंग कर देंगे, और अधिकतर बच्चे यही करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुक्ड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग हो गया, वर्ब आ गया। अब सवाल उठता है, सुबह क्या है? टाइम। रसोई क्या है? प्लेस, राइट, रसोई प्लेस है। खाना क्या है? चीज, थिंग। अगर आपको आपका सेंटेंस पैटर्न क्लियर नहीं है तो अब एक प्रॉब्लम आएगी कि इन तीन वर्ड्स में से कौन से शब्द को हम पहले लगाएं। इसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। अब अगर मैं आपको सिखा देता हूं
कि टाइम हमेशा लास्ट में जाता है। टाइम कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं लिखा जाता। एनी वर्ड रिलेटेड टू टाइम इज ऑलवेज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। डेली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, नेम ऑफ मंथ, सन, एनी वर्ड रिलेटेड टू टाइम इज ऑलवेज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये डेली एवरीडे सेंटेंस के बीच में कभी नहीं आएंगे। तो टाइम को आप लास्ट में लिखेंगे, तो टाइम चला गया आपका लास्ट में। अब एक चीज बच गई हमारे पास, प्लेस और थिंग। अब एक शब्द है हमारे पास प्लेस, एक थिंग। तो टाइम ने तो अपनी जगह फिक्स कर ली। टाइम कहता है सर मेरे को तो आप लास्ट में रख लीजिए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन ये दोनों लड़ रहे हैं, प्लेस और थिंग। ये कहते हैं, प्लेस कहता है मेरा नंबर, थिंग कहता है मेरा नंबर। क्या करें? अगेन आई विल से दैट इफ कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, इस झगड़े को आप नहीं निपटा पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वर्ब का रिश्ता अगर प्लेस से है तो पहले प्लेस आएगा, और अगर थिंग से है तो थिंग आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मदर हैज कुक्ड, माने माने मतलब बना लिया है। मदर हैज कुक्ड माने बना लिया है। क्या बनाया है? खाना। तो कुक का रिश्ता चीज से है, थिंग से है ना? तो आप यहां पे लिख दें मदर हैज कुक्ड फूड, झगड़ा खत्म। वर्ब का रिश्ता अगर प्लेस से है तो पहले प्लेस आएगा, और वर्ब का रिश्ता थिंग से तो थिंग आएगा। टाइम ने तो कह दिया मुझे तो लास्ट में रख लो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। झगड़ा इन दोनों का है। जस्ट टू सेटल द मैटर, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, वर्ब का रिश्ता जिस वर्ड से होगा वो पहले आएगा। अब यहाँ पे कुक का रिश्ता थिंग से है, खाने से है, तो फूड लग दिया। अब रसोई बचा, तो मदर हैज कुक्ड फूड, रसोई इन द किचन, राइट? के फॉर किचन। फिर सुबह इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, एम फॉर मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। डायरेक्ट मेथड में आप बोल सकोगे, राइट? सुन सकोगे, लिख नहीं सकोगे। लिखने के लिए अल्फाबेट से लेके वर्ड्स, वर्ड से लेके फ्रेज, फ्रेज से लेके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तक आपको जाना पड़ेगा। The moment on which you will be able to translate each and every sentence of Hindi into English, जब आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे, देन गो ऑन स्पीकिंग सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, गो ऑन स्पीकिंग, इट विल बिकम लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर इंग्लिश से छुटकारा पाना है तो आप मेरे फुल कोर्स की तरफ जाइए। चलिए, मेरा फुल कोर्स भी ना खरीदें, YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वहां पे 6 टेंस फ्री हैं, आप उनको देखें। जब आप उन टेंसेस को अच्छी तरह देख लेंगे तो आप मेरा कोर्स खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश सीखने का सही तरीका। डिसाइड आपको करना है।